सांगून घेतल्याच गेलं नव्हतं आणि 2019 मध्ये जेव्हा अधिवेशन झालं तेव्हा त्याचा कालावधी सुद्धा हा विदर्भ मराठवाड्याला न्याय देणारा नव्हता। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री यांचं मी अभिनंदन करेन की विदर्भाच्या या अधिवेशनाच्या संदर्भात गंभीरतेने हे अधिवेशन व्हावं। अधिवेशनामध्ये या सर्व क्षेत्राच्या विकासावर संवाद आणि चर्चा व्हावी या दृष्टीने या अधिवेशनाचा कालावधी हा 30 तारखेपर्यंत आजच्या बीएससी मध्ये निश्चित करण्यात आला आहे। 18 डिसेंबरला ग्रामपंचायतच्या निवडणुका असल्याने इच्छा असूनही अधिवेशन हे 19 डिसेंबर पासून घ्यावं लागतंय। 29 डिसेंबरला पुन्हा एकदा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होईल आणि आवश्यकता असल्यास सर्व विषयावर चर्चा करण्यामध्ये कालावधी अपुरा पडल्यास माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय स्पष्टपणे या संदर्भात या विभागाला न्याय देण्यासाठी सर्व आमदारांची प्रश्न मांडण्याच्या दृष्टीने कालावधी कमी पडला तर आवश्यक तेव्हा एक आठवडा अधिवेशन वाढवण्याच्या दृष्टीने सुद्धा 29च्या बीएससी मध्ये चर्चा केली जाईल। 29 वो हिंदी में जानना चाहेंगे कि अधिवेशन को लेकर अभी बैठक हुई है, किस तरह से कामकाज को लेकर डिस्कशन किया गया? नहीं, बैठक में सविस्तर और सकारात्मक चर्चा हुई। इसके पहले 2 वर्ष नागपुर अधिवेशन नहीं हो पाया और 2019 में भी जो अधिवेशन हुआ था उसमें चर्चा के लिए समय का अभाव रहा है और इसी दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने विदर्भ मराठवाड़ा जैसे अर्धविकसित विभागों के पूर्ण विकास के दृष्टिकोण से अधिवेशन में चर्चा हो, मंथन हो, संवाद हो, इस दृष्टिकोण से अभी अधिवेशन जो है वो 2 सप्ताह का करने का निर्णय किया है। अगर 2 सप्ताह में विषयों पे चर्चा करने का समय कालावधि कम हो तो 1 और सप्ताह बढ़ाने के बारे में फिर कामकाज सल्लागार समिति की बैठक ये 29 को होगी और 29 के बैठक में इस दृष्टिकोण से आने वाले दिनों में 2 सप्ताह का अधिवेशन 1 सप्ताह बढ़ाने के बारे में सभी से बात करते हुए निर्णय किया जाएगा। बाबू, एक सवाल ये है कि कल वाई सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से 2-3 दिन से बवाल मचा है कि एमएलएस को निर्भया फंड की वाई सिक्योरिटी दी जा रही, कल गिरीश महाजन ने अपनी वाई सिक्योरिटी छोड़ने का फैसला किया है, तो क्या अगर मंत्री वाई सिक्योरिटी छोड़ने को लेकर के पत्र लिख सकता है तो अब ये अपने से सेल्फ लोगों को छोड़ना चाहिए क्या एमएलएस को? ताकि देखो, सुरक्षा ये कोई नेता मांगता नहीं, कोई नेता सुरक्षा मांगता नहीं, सुरक्षा मांगने से भी नहीं मिलती। आपने देखा होगा पिछले 2 वर्ष में 88 लोगों की सुरक्षा जब निकाली गई, माननीय चंद्रकांत दादा की निकाली गई, मेरी निकाली गई, माननीय देवेंद्र जी की कम की गई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से सुरक्षा के बारे में जो नियम है उसकी जानकारी दी थी। नियमों की जानकारी ये थी कि सुरक्षा ये इस विषय में हर सुरक्षा के बारे में गुप्तचर विभाग जो इंफॉर्मेशन देता है उसके आधार पे समिति तय करती है और मुख्य सचिव महोदय के साथ में बैठक करते हुए उसका ग्रेडेशन करती है। अब इस दृष्टिकोण से ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये सारे फैसले ये सुरक्षा समिति करती है। तो समिति जो फैसला करेगी उस दृष्टिकोण से उनका आकलन मूल्यांकन होता है
इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन कल एक सवाल उठाया गया था कि जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि शिंदे सरकार के मंत्री हो या फिर एमएलए हो, इनको एस्कॉर्ट व्हीकल्स दी गई है, लेकिन कल भाजपा की तरफ से एक यही सवाल उठाया गया था कि ये व्हीकल्स पहले भी महाविकास आघाड़ी के मंत्री जो है उनको भी उनकी सुरक्षा के लिए दिए गए थे, तो ये दोगलापन क्यों है? नहीं, ये दोगलापन है। पिछले समय में भी ये सरकार जो थी वो भूल जाती है कि विधानसभा में उन्होंने क्या जवाब दिया, पत्रकार परिषद में उन्होंने क्या बात कही और क्या निर्णय किया। और बहुत बार ऐसा हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि उद्योग के बारे में भी सत्तारूढ़ पार्टी जवाब देने के लिए तैयार है। जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार पर टीका करते आई है, उनसे मेरा आग्रह है, आह्वान है कि आप विधानसभा के अधिवेशन में ये विषयों को उठाइए। सरकार गलत है या आप झूठ बोलते हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मगर कुछ नेता बाहर एक बात कहते हैं, उस बात पे अधिवेशन में कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अधिवेशन में हमने अगर चर्चा की तो हमारा जो नकाब है, हमारा जो नकली चेहरा है, ये बाहर आएगा और कागज के फूलों से खुशबू कभी नहीं आ सकती और ये नेताओं के ओठों से कभी सच बात आ नहीं सकती। ये लोगों को पता चल जाए। और अनिल देशमुख की बेल ऑर्डर में स्पष्ट रूप से सामने आया है कि सचिन वाजे का अगर स्टेटमेंट छोड़े तो कहीं पर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं सामने आया है कि उन्होंने 100 करोड़ की वसूली की है। अब विपक्ष निशाना साध रहा है कि इस तरह से झूठे आरोप मढ़कर हमारे मंत्रियों तो ये आपका कहना है कि कोर्ट को समझने को, ये बात को समझने को क्या इतने दिन लग गए? देखो, ये मुझे लगता है कि कुछ लोग जमानत पे छूटने के बाद खुशियां मनाते, मुझे आश्चर्य होता है। एक मारने नाम का कोई व्यक्ति था, जमानत में छूटने के बाद उसने तो बड़ी यात्रा निकाली, शोभा यात्रा निकाली। कई खूनी जमानत पे छूट जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जमानत पे छूटना कि आप निर्दोष साबित हुए। हाँ, कोर्ट ने अगर ये कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये गलत मिथ्या आरोप के आधार पे उन्हें जेल में डाला गया था, कोर्ट कानून के चाबुक से अगर तपास यंत्रणा को ठोकता है तो ये बातें ठीक है। ये एक नई क्या आदतें लग गई है कि जमानत में छूटने के बाद दिवाली मनाने की। मुझे लगता है कि समाज स्वास्थ्य के लिए ये बातें बहुत अच्छी नहीं है। शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, किस तरह देखते हैं शरद पवार जी को धमकी दी गई जान से मारने की? धमकी देने वाले डरपोक होते हैं। माननीय मोदी जी को भी आपने देखा, पिछले साल भर में 3 बार जान से मारने की धमकी दी। और एक तो कांग्रेस का ऐसा नेता है जो खुलेआम से धमकी दे रहा है। अरे ऐसे धमकियों को कौन डरता है? ना शरद पवार जी डरते हैं, ना मोदी जी डरते हैं। ये अपने प्राणों को हाथों में लेकर देश की सेवा करने का प्रण लेकर काम करने वाले लोग हैं। ये डरते हैं क्या? एकनाथ शिंदे जी को धमकी दी तो ये गिदड़ धमकियों से ना मोदी जी डरते हैं, ना शरद पवार जी डरते हैं। गृह विभाग या इस विषय को लेकर जो तपास यंत्रणा है वो जांच करेगी और चाहिए तो फिर सुरक्षा देगी। ऐसे डरपोक लोग धमकी देते हैं। अब मुझे कई बार धमकी आती, मैं तो बताता तक नाही। एक नवीन प्रस्ताव दिला आहे की चहापानाऐवजी सुवर्ण महोत्सवाचा सुसंवाद साधून चहापानावर बहिष्कार, नाराजी नाट्य हे होण्यापेक्षा सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा प्रस्ताव दिलाय। काय नेमकं विरोधकांनी उत्तर दिलंय? मी हा प्रस्ताव यासाठी दिला, मी हा प्रस्ताव देताना माझी भूमिका स्पष्ट आहे। हे वर्ष अमृत महोत्सवी वर्ष आहे। 75 वर्षाच्या संदर्भातलं सिंहावलोकन झालं पाहिजे, चर्चा झाली पाहिजे। पण यासोबत विरोधी पक्ष आणि सत्तारूढ पक्ष हा जनतेच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा समर्पक उपयोग करण्यासाठी चहापाण्यावर बहिष्कार, बातमी करायची, ठीक आहे। बाकी कालावधीमध्ये राजकारण होतं, पण हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे। आपल्याला या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने चहा पाण्याच्या ऐवजी आम्ही संवाद कार्यक्रम करावा आणि या संवाद कार्यक्रमात अनुभवी नेते आहेत विरोधी पक्षात,
जे 15-15 वर्ष 17-17 वर्ष मंत्री म्हणून काम केलं ते आम्हाला सांगू शकतात की 17 वर्षात आम्ही हे निर्णय केले, तुमच्या सरकारने या निर्णयाला पुढे नेलं पाहिजे, आम्ही जनतेच्या हितासाठी हे कामं केलीत, GR काढलेत, तुम्ही सुद्धा या दृष्टीने काम करावं, आम्ही शेतकरी अडचणीत होता तेव्हा मदतीसाठी तिजोरी उघडी केली, तुम्ही सुद्धा तिजोरीचं एक दार नाही तर सर्व बाजूनी उघडी करावी असं त्यांना सांगण्याचा अधिकार आहे. आणि म्हणून चहा पाणी हा कार्यक्रम जेव्हा सुरू झाला त्याची मागे भूमिका काय होती तर अधिवेशनाच्या अगोदर साधारणतः फक्त टीका करणे म्हणजे विरोधी पक्षाची भूमिका आणि सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष म्हणजे आम्ही एकमेकाचे वैरी आहोत ही भूमिका नसून आम्ही एकमेकासाठी सबका साथ, सबका विकास, सबका सन्मान, सबका प्रयास या दृष्टीने संवादातून जनतेचे प्रश्न सुटावेत. साधा आहे. आता दानाचा बोनस मी स्वतः 2 वर्ष मागणी करायचो, अजित दादा म्हणायचे मी देणार नाही देणार नाही देणार नाही, आम्ही म्हणतो घेणार घेणार घेणार. आता धानाच्या बोनसवर त्यांची काय भूमिका आहे, ते काय देत नाही म्हणाले, हा संवाद झाला पाहिजे. पण सुधीर भाऊ, हा देखील एक आरोप होतोय की ज्यावेळी सत्ता नव्हती त्यावेळी भाजपचे सगळे नेते नागपूरमध्ये अधिवेशन करावं, मोठं करावं, काम करावं असं म्हणत होते आणि आता सरकार आले, सत्ता आली आहे तर लगेच कुठेतरी बदल झालाय, 2 आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रयत्न. नाही, गुंडाळण्याचा प्रश्नच नाही. मागच्या 2 वर्षात तर अधिवेशनच झालं नाही, त्याच्या अगोदरचं अधिवेशन झालं 1 आठवडा. आणि आपल्याला कदाचित माहित नसेल, आज या संदर्भात ही चर्चा झाली की भविष्यामध्ये एक अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे नागपूरमध्ये घ्या. त्यामुळे विदर्भाच्या मराठवाड्याच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी आम्ही पूर्ण कटिबद्ध आहोत आणि शब्दांनी नाही कृतीनी. मग दानाचा बोनस असेल, माझी मालगुजारी तलावाचा विषय असेल किंवा माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सुचवल्याप्रमाणे दांडेकर समितीमध्ये उद्योगाचा अनुशेष हा विषय नव्हता. आता उद्योगाच्या अनुशेषावरही समिती बसवून मराठवाड्याचा औद्योगिक अनुशेष, कोकणाचा औद्योगिक अनुशेष, कारण आता उद्योग काही क्षेत्रापुरते केंद्रित झाले. मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रामधल्या मागास भागाच्या विकासासाठी हे सरकार म्हणजे शिंदे साहेबाचा S, फडणवीस साहेबांचा F, सुपर फास्ट, S फॉर सुपर आणि F फॉर फास्ट, हे सरकार कटिबद्ध आहे. सुधीर भाऊ, शरद पवार यांना जी धमकी आली आहे, 4 दिवसांपूर्वी धमकी आली, गुन्हा दाखल झालाय, तपास सुरू आहे. अध्यक्ष आहेत अशा पद्धतीनं धमक्या येणं, राजकीय नेत्यांना धमक्या येणं, काय नेमकी नाही, काही वर्षामध्ये धमक्या याला आता आपण डरपोक धमक्या म्हणजे या धमक्या माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना आल्या, शरद पवार साहेबांना आल्या, या अगोदर मिलिंद नार्वेकरांना मागच्या 2 वर्षात धमक्या आल्या, व्हॉट्सॲपमधून धमक्या आल्या, माननीय मोदीजींना या वर्षामध्ये 3दा धमक्या आल्या. आता काही असे डरपोक लोक धमक्या देतात आणि या धमक्या देणाऱ्यांना आमची पोलीस व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था शोधूनही काढते. या धमक्यांच्या संदर्भामध्ये ज्या यंत्रणा या विषयावर काम करतात ते या विषयावर निश्चितपणे काम करतील आणि धमकी देणारा कोण आहे हे शोधतील. आपण बघितलं असेल की परवा एका काँग्रेस नेत्यांनी जाहीर सभेत माननीय मोदीजींना धमकी दिली की हम मोदीजी को समाप्त करेंगे. तर असे डरपोक आहे, तर अशा डरपोक असं वाटतं राज्यात कायदा सुव्यवस्था राहिली नाही. कायदा व सुव्यवस्थेचा बाळासाहेब थोरात मोठे नेते आहे, अनेक वर्ष मंत्री राहिलेत, त्यांना माहिती आहे की मागच्या 2 वर्षातही धमक्या आल्या होत्या आणि मागच्या 2 वर्षात तर सन्माननीय आदित्य ठाकरे असतील, सन्माननीय ज्याला आपण माननीय उद्धवजीची सावली म्हणतो ते मिलिंद नार्वेकरजी असतील, वरुण सरदेसाईजी असतील, त्यांना धमक्या आल्या. मग बाळासाहेब थोरात जे म्हणताय ते जर आपण लक्षात घेतलं तर मागचे 2 वर्षही कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडून होती असा त्याचा अर्थ होईल. ठीक आहे.